स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कोऑक्टेशन ऑफ आयोटा। इट इज ऑल्सो ए एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट, but it is different than the other three disease conditions which we have already discussed, that was ASD, VSD and PDA। उन तीनों में क्या था, पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज्ड था, बट इन कोऑक्टेशन ऑफ आयोटा इसमें क्या है, पल्मोनरी ब्लड फ्लो डिक्रीज्ड वाली कैटेगरी में ये प्रॉब्लम आती है। तो काफी सारी क्लासिफिकेशन हमने पहले डिस्कस की थी एक वीडियो में, उसमें एसाइनोटिक के अंडर कुछ डिजीज कंडीशन ऐसी थी जिनमें पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज्ड था, उसके अंडर कौन कौन सी थी, एएसडी, बीएसडी एंड पीडीए। उसके बाद एक ब्रांच थी जिसमें पल्मोनरी ब्लड फ्लो डिक्रीज्ड था, उसमें है कोऑक्टेशन ऑफ आयोटा। तो ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो कोऑक्टेशन ऑफ आयोटा क्या है? ये कोऑक्टेशन मतलब नैरोइंग। तो इसमें क्या हो जाता है, नैरोइंग ऑफ आयोटा। आयोटा हमें पता है, आयोटा क्या है, it is a large blood vessel which carry oxygenated blood from left ventricle to the all body parts, to upper body parts and also to the lower body parts। और आयोटा को फर्दर हम देखें तो it is divided into 3 parts। जो आयोटा का ये वाला सेक्शन है जो ऊपर की तरफ जाता है, that is called ascending aorta। उसके बाद ये जो बेंडिंग वाला सेक्शन है जो कि बेंड हो गए यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड आर्क ऑफ आयोटा। उसके बाद आयोटा का सेक्शन जो नीचे की तरफ आता है, यहाँ तक आ गया, दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग आयोटा। तो ये 3 क्या है, आयोटा के पार्ट्स हैं, असेंडिंग आयोटा, आर्क ऑफ आयोटा एंड डिसेंडिंग आयोटा। सो दिस इज नॉर्मल डिस्कशन। एंड आयोटा का काम क्या है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सारी बॉडी को सप्लाई करता है। देन आपने यहाँ पे याद रखना है कोऑक्टेशन ऑफ आयोटा में कि अपर बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई कैसे, यहाँ से ब्रांचेस आर्टरीज ओरिजिनेट होती हैं, दैट इज ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ये जो है ब्रांचेस यहाँ से निकलती हैं, जो हमारा हार्ट जो थोरेसिस कैविटी में है, ये वाला थोरेसिस कैविटी में है इसकी लोकेशन हमारे हार्ट की, और सेंटर में आ गया हमारी बॉडी के। और ये जो ब्रांचेस है अपर पार्ट को तो ये जो ब्रांचेस हैं अपर पार्ट ऑफ बॉडी को जो है ब्लड सप्लाई करेगी, और ये जो नीचे की तरफ आयोटा की डिसेंडिंग आयोटा आ रहा है, ये हमारी बॉडी के लोअर रीजन को ब्लड सप्लाई करेगा। these arteries supply blood to the upper region of the body, upper like brain and upper limbs, and descending aorta and its further branches supply blood to the lower part of the body, means lower legs and our abdominal area, pelvic area, etc. So these things you have to remember before the discussion of coarctation of aorta। तो ये आपको पता होना चाहिए आयोटा क्या है, उसके पार्ट्स क्या हैं, और कैसे आयोटा जो है अपर बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करता है, और कैसे आयोटा जो है और उसकी फर्दर जो ब्रांचेस आगे आर्टरीज बन जाएगी और वो लोअर बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करेगी। तो ये चीजें जो है फर्दर हमें हेल्प करेंगी टू अंडरस्टैंड द कोऑक्टेशन ऑफ आयोटा। तो यहाँ पे क्या है, कोऑक्टेशन मतलब नैरोइंग। तो आयोटा क्या है, हमारी ग्रेट ब्लड वेसल है। ग्रेट ब्लड वेसल्स मतलब ये इतनी स्ट्रांग है, इतनी इसकी थिकनेस है कि हार्ट से जो प्रेशर से ब्लड आउट होता है, ये उस प्रेशर को बियर कर सकता है, उसे टॉलरेट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है, नैरो हो गया आयोटा, एक जगह पे आयोटा जो है एक ग्रेट आयोटा क्या है, ग्रेट ब्लड वेसल है, उसका डायामीटर काफी ज्यादा है, उसकी थिकनेस है, प्रेशर को भी बियर कर सकता है, और डायामीटर ज्यादा होने की वजह से वो लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड जो है हार्ट से दूर लेके जाता है, टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो ये लार्ज जो डायामीटर है वो कहीं ना कहीं क्या हो गया, नैरो हो गया जाके। तो इस आयोटा का एक जगह पे नैरो हो जाना, दैट इज कॉल्ड कोऑक्टेशन ऑफ आयोटा। नैरोइंग ऑफ द आयोटा यूजुअली एट द juxtaductal position near to the ductus arteriosus and near to the subclavian artery। तो ये जो प्रॉब्लम आती है कोऑक्टेशन ऑफ आयोटा की, यूजुअली किस रीजन में देखी जा सकती है, नियर टू द जक्स्टाडक्टल पोजीशन इसे बोलते हैं। मतलब नजदीक है ये प्रॉब्लम, किसके नजदीक है, डक्टस आर्टरियोसिस, जो नॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट होती है बिफोर बर्थ।
बच्चे में बर्थ से पहले एक नॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट होती है बिटवीन अयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी, दैट नॉर्मल कनेक्शन इज कॉल्ड डक्टस आर्टरियोसिस। उसके नजदीक ये कॉक्टेशन ऑफ अयोटा प्रेजेंट होगा एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी के नजदीक ये कॉक्टेशन ऑफ अयोटा की प्रॉब्लम जो है इन दोनों के नजदीक प्रेजेंट होगी। दैट रीजन इज कॉल्ड जक्स्टाडक्टल रीजन। Then again coarctation of aorta, it may be pre-ductal and it may be post-ductal। मतलब ये है डक्टस आर्टरियोसिस जो नॉर्मल कनेक्शन है बिटवीन अयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी बिफोर बर्थ, और ये बर्थ के बाद इमीडिएटली क्लोज हो जाता है कुछ घंटों में या कुछ हफ्तों में। लेकिन अगर ये भी क्लोज ना हो then it is also a congenital heart defect that is called patent ductus arteriosus that we have already discussed in last video। तो ये जो कनेक्शन है, अगर इस कनेक्शन के बाद में ये कॉक्टेशन नैरो की प्रॉब्लम प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट डक्टल कॉक्टेशन ऑफ अयोटा। अगर डक्टस आर्टरियोसिस के बाद में ये प्रॉब्लम प्रेजेंट है, अगर डक्टस आर्टरियोसिस के पहले ये नैरो हो गया अयोटा, दैट इज कॉल्ड प्री डक्टल कॉक्टेशन ऑफ अयोटा। सो क्लियर अबाउट इट। तो यहां पे क्या होगा, ये जो हमारा अयोटा नैरो हो गया, जिसे हम कॉक्टेशन ऑफ अयोटा बोलते हैं, नैरोइंग ऑफ अयोटा बोलते हैं, नैरोइंग ऑफ अयोटिक आर्क बोलते हैं, नियर टू द सबक्लेवियन आर्टरी एंड नियर टू द डक्टस आर्टरियोसिस। तो इस नैरोइंग होने की वजह से फर्दर क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, वो है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। तो इसकी नैरोइंग की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। तो सपोज करो यहां से जब दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड राइट वेंट्रिकल से जाता है लंग्स की तरफ प्यूरिफाई होने के लिए। दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इधर से ब्लड जाता है लंग्स की तरफ प्यूरिफाई होने के लिए, और इधर से ब्लड जाता है अयोटा में होल बॉडी को सप्लाई होने के लिए, अपर पार्ट को भी एंड लोअर पार्ट को भी। तो अगर ये वाला डिफेक्ट प्रेजेंट है तो इस नॉर्मल फिजियोलॉजी में, नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन में क्या क्या चेंजेस आएंगी। पहली बात तो ये कि यहां से प्रेशर से ब्लड गया, यहां से जो है प्रेशर से ब्लड आउट हुआ, लेकिन आगे चल के रास्ता जो है नैरो हो गया। इसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर से ब्लड अपर रीजन ऑफ द बॉडी को सप्लाई होगा। तो यहां तक हाई प्रेशर वाला ब्लड है, इसके आगे नैरोइंग होने की वजह से इसके आगे वाला जो डिसेंडिंग अयोटा है उसमें ब्लड सप्लाई जो है नैरो होने की वजह से लोअर प्रेशर में ब्लड सप्लाई होगी। तो थोरेसिस कैविटी में हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है और हमारे हेड रीजन को एंड हमारी अपर एक्सट्रीमिटीज को जो ब्लड सप्लाई होगा वो अंडर वेरी हाई प्रेशर जो है ब्लड सप्लाई होगा एंड ज्यादा वॉल्यूम में ब्लड सप्लाई होगा। लेकिन जो इसका डिस्टल, लेकिन जो यहाँ पे जो नैरोइंग आ गई और नैरो होने के जो बाद वाला अयोटा का पोर्शन है उसमें क्या होगा, ब्लड अंडर लो प्रेशर होगा एंड अंडर लेस अमाउंट होगा। तो लोअर रीजन को ब्लड सप्लाई कम होगी और ब्लड प्रेशर भी लोअर रीजन में, अगर हम चेक करें तो अपर रीजन में एंड अपर एक्सट्रीमिटी से ब्लड प्रेशर चेक करें एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज में ब्लड प्रेशर चेक करें तो वहां पे दोनों में बहुत ब्लड प्रेशर का फर्क होगा। अपर एक्सट्रीमिटीज में ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा एंड लोअर रीजन में, लोअर एक्सट्रीमिटीज में ब्लड प्रेशर जो कम होगा अगर हम ब्लड प्रेशर जो है लोअर रीजन का चेक करें तो ये प्रॉब्लम आएगी। और अपर रीजन को, तो इसकी वजह से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होगी, इसकी वजह से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस बच्चे में क्या क्या प्रेजेंट होगी। यूजुअली बेबी जो है एसिम्प्टोमेटिक होता है अगर उसमें डक्टस आर्टरियोसिस पेटेंट है। अगर उस बेबी का डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज नहीं हुआ तो क्या है, बेबी एसिम्प्टोमेटिक होगा। बिकॉज कैसे होगा, अगर डक्टस आर्टरियोसिस बंद हो गया, ये कनेक्शन, ये वाला कनेक्शन अगर बंद हो गया तो क्या होगा, हाई प्रेशर वाला ब्लड ऊपर की तरफ मूव करेगा और नीचे की तरफ कम ब्लड आएगा, लोअर प्रेशर वाला होगा। अगर ये डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज हो गया तो बच्चा साइन एंड सिम्टम शो करेगा। लेकिन अगर ये डक्टस आर्टरियोसिस पेटेंट है,
मतलब खुला है तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई पल्मोनरी आर्टरी में चली जाएगी, तो यहाँ पे प्रेशर थोड़ा सा रिलीज हो जाएगा, थोड़ा सा वॉल्यूम ऑफ ब्लड इधर चला गया, प्रेशर इधर रिलीज हो गया, तो यहाँ पे जो है बहुत हाई प्रेशर से जो ब्लड जा रहा था वो थोड़ा सा प्रेशर कम हो गया। तो ऐसा बेबी जो है, अगर उसमें डक्टस आर्टरियोसिस पेटेंट है, खुला है, तो ऐसा बेबी हमारा एसिम्प्टोमेटिक होगा। अदरवाइज अगर डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज हो गया तो ब्लड सप्लाई अपर रीजन में हाई प्रेशर वाली होगी एंड लोअर रीजन में लो प्रेशर होगा ब्लड का। तो इट डिपेंड्स अपॉन द डक्टस आर्टरियोसिस, इट इज पेटेंट और इट इज क्लोज्ड। बेबी जो है एसिम्प्टोमेटिक होते हैं जिनमें डक्टस आर्टरियोसिस पेटेंट होता है। अदरवाइज डक्टस आर्टरियोसिस जिनमें क्लोज हो गया, उन बच्चों की अपर रीजन ऑफ बॉडी में एंड लोअर रीजन ऑफ बॉडी में ब्लड प्रेशर का बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। सो दिस इज क्लियर। सम बेबीज आर एसिम्प्टोमेटिक इन दिस डिजीज कंडीशन। और जो है सिम्टम जिनमें प्रेजेंट है उनमें कौन कौन से सिम्टम प्रेजेंट होंगे, तो अपर रीजन में क्या है, ब्लड सप्लाई हाई प्रेशर से हो रही है तो उस बेबी को हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, नोज ब्लीडिंग, एपिस्टेक्सिस हो सकती है, और आईज पे भी ब्लड प्रेशर का असर पड़ सकता है। आईज का जो रेटिनल पोर्शन है डैमेज हो सकता है, ब्लड विजन हो सकती है और ब्लाइंडनेस भी हो सकती है ऐसे बच्चे को। ये तो हो गया अपर रीजन को, जो हाई ब्लड प्रेशर जा रहा है उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। और ब्रेन में जो है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से सीवीए की प्रॉब्लम भी हो सकती है, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट की प्रॉब्लम हो सकती है, इस मतलब इंट्राक्रेनियल हेमरेज की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा लगातार जो है हाई ब्लड प्रेशर से ब्लड सप्लाई हो रही है टुवर्ड्स द अपर रीजन ऑफ द बॉडी, तो वहां पे जो है ब्लड वेसल्स रप्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और इंट्राक्रेनियल हेमरेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो क्लियर अबाउट दिस। तो देन है कि लोअर रीजन को ब्लड सप्लाई जो है कम हो रही है और प्रेशर भी कम है, तो लोअर रीजन का ब्लड प्रेशर भी कम होगा और लोअर एक्सट्रीमिटीज जो है, लेग्स जो हैं उनमें क्रैम्प्स होंगे, लेग्स पेन करेंगी उस बच्चे की। जरा सा भी वो बच्चा एक्सरसाइज करेगा, मतलब एक्टिविटी करेगा, तो वो बच्चा जो है जल्दी थक जाएगा और एक्टिविटी इनटॉलरेंस होगा, तो ऐसे ही फीड भी अवॉइड करेगा ये बच्चा और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी उसको हो सकती है। तो इस बच्चे का क्या है, फिमोरल पल्स भी वीक होगी एंड पीडल पल्स भी वीक होगी। तो ये है डिफरेंस की क्या क्या डिफरेंस होगा, अपर रीजन में जो हाई प्रेशर से ब्लड जा रहा है, हाई वॉल्यूम में जा रहा है, उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी बच्चे को, और लोअर रीजन में जो कम ब्लड प्रेशर से ब्लड जा रहा है, कम वॉल्यूम में जा रहा है, उसकी वजह से बच्चे को क्या क्या साइन एंड सिम्टम आएंगे। तो एक तो ये कॉमन हो गए हाई प्रेशर के डिफरेंस की वजह से, और एक इसमें आपने स्पेशल जो है मोटलिंग वाला सिम्टम याद रखना है। तो मोटलिंग क्या है, when there is no difference in blood pressure, जो हमने पहले डिस्कस किया कि अगर डक्टस आर्टरियोसिस जो पेटेंट है तो अपर रीजन में एंड लोअर रीजन में ब्लड प्रेशर का डिफरेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो नैरो हो गया इसकी वजह से ही प्रेशर का डिफरेंस था। नैरो के जो पहले वाला प्रोक्सिमल पार्ट है उसमें प्रेशर ज्यादा था और नैरो होने के जो डिस्टल वाला पार्ट है उसमें प्रेशर कम था। लेकिन अगर ये ओपनिंग प्रेजेंट है तो प्रेशर जो है इधर रिलीज हो जाएगा और ज्यादा वॉल्यूम, थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा वॉल्यूम ब्लड जो है लंग्स को सप्लाई होगा। तो यहां से जो एक्स्ट्रा प्रेशर था वो लंग्स की तरफ रिलीज हो गया और इसके बाद राइट वेंट्रिकल की तरफ वो प्रेशर रिलीज हो गया। जब ब्लड वॉल्यूम रिलीज हो गया उसकी वजह से प्रेशर जो है अपर एक्सट्रीमिटीज में एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज में प्रेशर जो है इक्वल रहेगा और ऐसा बेबी एसिम्प्टोमेटिक होगा, सिर्फ प्रेशर का फर्क है। तो उसे बोलते हैं हम मोटलिंग। देयर इज नो डिफरेंस इन ब्लड प्रेशर इन अपर एक्सट्रीमिटीज एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज, ऐसा बेबी क्या होगा, एसिम्प्टोमेटिक होगा। सो दिस इज अबाउट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। देन अबाउट द डायग्नोस्टिक एवेल्युएशंस। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में क्या, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में जो ऐसे बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनको घर पे क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जो है जिसकी वजह से वो डॉक्टर के पास जाएंगे, वही वजह होगी कि बच्चे को जो है बार बार हेडेक की प्रॉब्लम रहती है, या बच्चे को एपिस्टेक्सिस की प्रॉब्लम रहती है
और बच्चे की जो लोअर लिम्स है जिनको ब्लड सप्लाई कम है इसकी वजह से, तो लोअर लिम्स ऐसे बच्चे की जो है ठंडी रहेगी क्योंकि ब्लड सप्लाई लोअर रीजन को कम है। तो इसी वजह से जो है हाथ पांव ठंडे रहेंगे ज्यादा उस बच्चे के, और अपर साइड को ब्लड सप्लाई ज्यादा होने की वजह से हेडेक, एपिस्टेक्सिस, डिजीनेस ऐसी प्रॉब्लम आएगी। तो इसी वजह से जो है ऐसे बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा। तो डॉक्टर क्या करेगा, सबसे पहले उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के ड्यूरिंग उसको पता चल जाएगा कि चेस्ट से कैसे मरमर हार्ट साउंड की आवाज आ रही है। तो फिर आइडेंटिफाई होगा, फिर थोड़ा सा उसको डाउट होगा कि इस बच्चे को क्या है, मरमर हार्ट साउंड सुन रही है, तो इस बच्चे को जो है सम कार्डिक प्रॉब्लम हो सकती है। देन ही और शी विल एडवाइज फॉर ईसीजी एंड इकोकार्डियोग्राफी, एमआरआई और एनीथिंग। तो सबसे पहले है फिजिकल एग्जामिनेशन, उसमें चेस्ट एग्जामिनेशन में आ जाएगा मरमर हार्ट साउंड। देन ईसीजी करवा के देखेंगे डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन के अंडर, और ईसीजी में आ जाएगा ये जो डक्टस आर्टरियोसिस की वजह से इधर ब्लड सप्लाई हो रही है ब्लड वॉल्यूम की, और उसकी वजह से ब्लड सप्लाई लंग्स में भी जा रही है, जरूरत से ज्यादा चलेगी अगर ये प्रेजेंट है। अदरवाइज इस डिजीज कंडीशन में लंग्स को ब्लड सप्लाई कम है, लेकिन अगर ये पीडीए प्रेजेंट है तो लंग्स को ब्लड सप्लाई नॉर्मल से थोड़ी बढ़ जाएगी। और ये जो प्रेशर इधर रिलीज हो गया, इधर रिलीज हो गया प्रेशर, तो इसकी वजह से ये प्रेशर जो है थोड़ा सा राइट वेंट्रिकल में पड़ेगा, और जो लंग्स को ब्लड सप्लाई हो गई और लंग से प्यूरिफाई होकर ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी प्रेशर जो है रेज हो जाएगा। तो इन दोनों पे जो हाई प्रेशर है उसकी वजह से राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में हाइपोट्रोफी हो सकती है। दैट विल बी आइडेंटिफाइड इन ईसीजी वेरिएशंस। तो ईसीजी करवा के देखेंगे इस बच्चे की, और फर्दर जो है इकोकार्डियोग्राम करवा के देखेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा कि कॉक्टेशन ऑफ आयोटा प्रेजेंट है और पीडीए पेटेंट और डक्टस आर्टरियोसिस पेटेंट है कि नहीं है, वो इकोकार्डियोग्राम से क्लियर हो जाएगा। देन इस बच्चे की एमआरआई भी करवा सकते हैं एंड कार्डियक कैथेटराइजेशन भी करवा सकते हैं, और कार्डियक कैथेटराइजेशन से क्लियर हो जाएगा कि कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, नैरोइंग है। So this is about the diagnostic evaluations. Then about the management. First is medical management, then is surgical management. Medical management में है हम जो है प्रेशर का इक्वलेंट प्रेशर रहे अपर एक्सट्रीमिटीज में, लोअर एक्सट्रीमिटीज में, उसके लिए हम मेडिकल मैनेजमेंट ऐसी देंगे कि ये डक्टस आर्टरियोसिस जो है ये पेटेंट रहे, ये क्लोज ना हो, ताकि प्रेशर जो है वो रिलीज हो जाए इसके थ्रू, और हाई प्रेशर वाला ब्लड जो है ब्रेन को सप्लाई ना हो, और जिसकी वजह से ब्रेन में जो है ब्लीडिंग की चांसेस रुक जाएं, एपिस्टेक्सिस के चांसेस रुक जाएं, हेडेक वगैरह की प्रॉब्लम ना हो। तो इसे पेटेंट रखेंगे हम, ऐसी मेडिसिन देंगे कि ये पेटेंट रहे, और ये जो पेटेंट रहेगा तो प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम इधर रिलीज हो जाएगा, और जो है प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर का डिफरेंस है वो खत्म हो जाएगा। तो इसे पेटेंट रखने के लिए हम क्या देंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स देंगे। और लास्ट जो हमने डिजीज कंडीशन पढ़ी थी पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, उसमें हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स इनहिबिटर देते थे ताकि ये जो ओपनिंग है वो क्लोज हो जाए मेडिकली। लेकिन इसमें क्या करेंगे, हम इस ओपनिंग को मेंटेन रखेंगे, पेटेंट रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है अगर ये पेटेंट रहेगा तो इस बेबी के लिए वो बेनिफिशियल है। और इसे पेटेंट कैसे रखेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और अदर मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे। तो यहाँ पे जो है हार्ट कार्डियक फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से यहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस भी है, स्टैग्नेंट रहेगा कई रीजन में ब्लड, तो उसकी वजह से एंडोकार्डाइटिस के चांसेस भी है। तो इसीलिए साथ साथ में एंटीबायोटिक थेरेपी रखेंगे हम, और प्रेशर जो है हमारी बॉडी में ठीक रहे अपर रीजन में, उसके लिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग थेरेपी देंगे। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंडर यही है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स टू मेंटेन द पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट द एनी काइंड ऑफ major or small infection, and epihypertensive to control the blood pressure at the upper region of the body. Then there is surgical management कि इसकी जो करेक्टिव सर्जरीज हैं कुछ, और कुछ रिपेयर वाली सर्जरीज हैं। तो सर्जिकली इस कंडीशन को जो ये जो नैरो हो गया, सर्जिकली इसे हमने कैसे ट्रीट करना है ताकि ये प्रॉब्लम जो है खत्म हो जाए। तो सर्जिकली फर्स्ट सर्जरीज एंड टू एंड एनास्टोमोसिस। तो इसमें क्या है, ये नैरो वाला पोर्शन कट कर देते हैं और अपर एंड लोअर पोर्शन को एक दूसरे के साथ
एंड टू एंड अनास्टोमोसिस कर देंगे। मतलब नैरो वाला सेक्शन वहां से हमने कट कर दिया और जो वाइड एरिया थे दोनों अपर एंड लोअर, डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल, उन दोनों को हमने ज्वाइंट कर दिया, दैट इज कॉल्ड एंड टू एंड अनास्टोमोसिस। दिस इज सर्जिकल मैनेजमेंट। देन नेक्स्ट वन इज पैच एरिटोप्लास्टी। पैच एरिटोप्लास्टी में क्या करते हैं, उसमें भी क्या करते हैं, यहाँ पे नैरोइंग था ये, उसमें भी क्या करते हैं, ये नैरो पोर्शन को एक्साइज कर देते हैं। मतलब यहाँ पे इसकी रिपेयर कर दी, नैरो वाले पोर्शन को एक्साइज कर दिया और साथ में यहाँ पे पैच लगा दिया ताकि ये दोबारा इस जगह पे नैरोइंग ना हो। सो दैट सर्जरी इज कॉल्ड पैच एरिटोप्लास्टी। मतलब पैच की हेल्प से हमने आयोटा की रिपेयर कर दी। देन बैलून एरिटोप्लास्टी, बैलून की हेल्प से, बैलून जो है कैथेटर की हेल्प से यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे आके बैलून को, यहाँ पे नैरोइंग है, यहाँ पे आके बैलून को इन्फ्लेट कर देंगे ताकि नैरो वाला पोर्शन जो है वो वाइड हो जाए। तो कैथेटर की हेल्प से जो है बैलून कैथेटर इंसर्ट करते हैं और जब नैरो वाले पोर्शन पे वो कैथेटर पहुंच गया फिर उस बैलून को इन्फ्लेट कर देते हैं, वो उस जगह को वाइड कर देगा, उससे जो है वहां पे नैरोइंग की प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगी। सो दिस इज अबाउट बैलून एरिटोप्लास्टी। सो देयर आर 3 सर्जरीज, एंड टू एंड अनास्टोमोसिस, पैच एरिटोप्लास्टी एंड बैलून एरिटोप्लास्टी। तो होप्स ऑफ ऑक्टेशन ऑफ आयोटा जो है नैरो हो जाना आयोटिक आर्क का डक्टस आर्टरियोसिस से पहले या बाद में, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, एसिम्प्टोमेटिक होगा बच्चा और जो सिम्टम शो करेगा वो उसमें क्या डिफरेंस होगा अपर एंड लोअर बॉडी पार्ट्स में, और कैसे उसको क्लियरली डायग्नोज किया जाएगा और कैसे जो है मेडिकली एंड सर्जिकली मैनेज किया जाएगा इस प्रॉब्लम को, ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है देन यू कैन आस्क, and if you like this explanation then you can like this video and subscribe this channel. Thank you.